स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 9 के विज्ञान का दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। पिछले वीडियो में हमने इस लेसन के आधे पार्ट को पढ़ लिया था, जिसमें हमने मिश्रण के विषमांगी मिश्रण इनके बारे में पढ़ा था और विलयन के बारे में। और इस वीडियो में हम अभी पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ, तत्व और यौगिक के बारे में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। और इस लेसन को अभी हम शुरू करते हैं। दूसरा पार्ट, शुद्ध पदार्थ के अंदर तत्व और यौगिक। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, यहाँ पे कुछ इन दोनों के बारे में अंतर दिए हुए हैं सारणी के अंदर। तो देखते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में कि ये उत्क्रमणीय होता है और ये अनुत्क्रमणीय होता है। रासायनिक परिवर्तन हमेशा कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय, और भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय। कि ये परिवर्तन अगर हो जाता है भौतिक परिवर्तन, तो वापिस उसको उसी अवस्था में बदला जा सकता है। कि जैसे हम क्रियाकलाप से कोई उत्पाद बनाते हैं, और तो उत्पाद को वापस क्रियाकलाप बनाया जा सकता है। तो ये दोनों तरफ से क्रिया चलती है, तो इस प्रकार हम इसको क्या कह सकते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो ये कौन सा परिवर्तन है, उत्क्रमणीय। जैसे बर्फ को क्या बनाया जा सकता है, पानी, और पानी को बर्फ बनाया जा सकता है। तो ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब रासायनिक परिवर्तन के बारे में, ये उत्क्रमणीय होता है कि अगर ये क्रिया कारक से उत्पाद बन जाता है, तो वापस उसको उत्पाद से क्या है, क्रिया कारक नहीं बना सकते। क्रिया कारक और उत्पाद क्या है कि जैसे A + B, इससे हमने क्या बनाया, मान लीजिए इससे C बनाया है। तो ये क्या है, ये क्रिया कारक है और ये उत्पाद है। अब दूसरा है, इसमें भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे बर्फ से पानी बनाया और पानी से बर्फ बनाया, तो इसमें नया पदार्थ कुछ नहीं बना, सिर्फ अवस्था चेंज हुई है। और रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या है, इसमें नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ कैसे बनता है, जैसे लकड़ी का जलना या कागज़ का जलना। तो कागज़ का जलाया है, तो इसमें क्या है, उस कागज़ से राख बनी है, तो नया पदार्थ बना है। बहुत कम मात्रा में उसमें अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जा सकती है या निकाली जाती है। भौतिक परिवर्तन के अंदर कुछ नहीं होता। जैसे बर्फ से पानी और पानी से बर्फ, मोमबत्ती का पिघलना या मोमबत्ती का जमना, दोनों में क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो इसके अंदर या ऊष्मा या प्रकाश बहुत ज़्यादा नगण्य मात्रा या कम मात्रा में उपयोग में ली जाती है। और इसके अंदर क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन के अंदर होता है कि एक रासायनिक परिवर्तन में एक बड़ी मात्रा में उसमें अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा उपयोग होता है रासायनिक परिवर्तन के अंदर, और इसमें नए पदार्थ बनते हैं, जैसे लकड़ी का जलना। और इसके हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं मोमबत्ती का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती का क्या है, पिघलना क्या हो जाएगा, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। तत्व, एक शुद्ध पदार्थ जिसे न तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सके, न ही किसी ज्ञात भौतिक व रासायनिक क्रिया द्वारा दो या साधारण पदार्थों से बनाया जा सके, उसे तत्व कहते हैं। जैसे लोहा, इसमें आया है कि जिसे और तोड़ा ना जा सके। वैसे तो ऐसे सबसे छोटा पदार्थ, छोटा कण माना जाता है परमाणु को, कि किसी पदार्थ को तोड़ते जाएं, लास्ट में एक ऐसी अवस्था आएगी कि उसको हम और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते, उसको परमाणु कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तत्व ऐसा है कि पदार्थों की वे अवस्था या वे पदार्थ की ऐसी प्रक्रिया कि जिसको साधारण पदार्थों में उपयोग में लिया जा सके। अब जैसे परमाणु को, और लास्ट में परमाणु आएगा, परमाणु को सीधा उपयोग में तो नहीं लिया जा सकता ना, तो उसको यौगिक या अणु या दूसरे रूपों में उपयोग लिया जा सकता है। लेकिन साधारण तत्वों को क्या किया जाता है, साधारण तत्वों को उपयोग में लिया जा सकता है। तो यहाँ पे परिभाषा है, एक पदार्थ जिसे न तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सके, न ही किसी ज्ञात भौतिक व रासायनिक क्रिया द्वारा दो या साधारण पदार्थों में बनाया जा सके। तत्वों को और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता उपयोग में अगर लेना हो तो। फिर आता है, तत्व एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बनता है। तो तत्वों की परिभाषा क्या है, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बनते हैं तत्व कहलाते हैं। अब तत्वों के क्या हैं, कुछ प्रकार हैं। तो तत्वों के प्रकार कौन से हैं, धातु, अधातु, उपधातु। तो अभी इनके बारे में देखते हैं, धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। तो इसके सारणी में यहाँ पे दिए हुए हैं कि धातु कैसे होते हैं। धातु सदैव चमकदार होते हैं, धातु चमकीले होते हैं, हम ये कह सकते हैं। इसका ये एक गुण है, जो इधर सारणी में दिए हुए हैं सभी, ये इनके क्या है, गुण हैं। धातु सदैव क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। और अधातु सदैव क्या होते हैं, चमक रहित होते हैं। हाँ, कुछ अपवाद हैं, जैसे हीरा है अधातु, लेकिन लगभग जितने भी सामान्य अधातु होते हैं
वो क्या है, चमक रहित होती हैं। उपधातु की यहाँ पे शुरू में देख लेते हैं। ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुणों को दर्शाते हैं वो उपधातु कहलाते हैं। लेकिन अभी हम इनमें से अगर धातु और अधातु दोनों के बारे में देखें तो हमें उपधातु के गुणों के बारे में भी पता चल जाएगा। पहला हो गया कि ये चमकदार होते हैं, चमक रहित होते हैं। दूसरा, अघात वर्ध्य होती है और इसमें अघात वर्ध्य नहीं होती है। फिर तन्य होती है, इसमें तन्य नहीं होती है। धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है, ये भंगुर होते हैं। अब ये सिस्टम क्या है देखते हैं। नाम आया है आघात वर्ध्य। आघात वर्ध्य मतलब आघात नाम से और वर्धन कि जब किसी धातु को पीटा जाता है और पीटने पर वो क्या है, चादर के रूप में कन्वर्ट हो जाए, या फिर किसी धातु को पीटकर चादर के रूप में बदला जाना क्या कहलाता है, आघात वर्तनीयता कहलाता है। और अगर ये धातुओं को पीटेंगे तो क्या है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। तो उस समय उस अवस्था को कहते हैं भंगुर प्रकृति, अर्थात छोटे छोटे भागों में टूट जाना। फिर है इनको तन्य होती है। तन्य अर्थात जैसे किसी धातु को खींचकर पतली तार के रूप में लंबा बनाया जाना, वो लक्षण क्या कहलाता है या वो गुण कहलाता है तन्यता या तन्य। तन्यता या तन्य किसी धातु को खींचकर या किसी पदार्थ को खींचकर लंबी तार के रूप में बनाया जाना तन्यता कहलाता है। और ए धातु के अंदर क्या होता है, ऐसी कोई या ऐसा कोई गुण नहीं पाया जाता है। तन्यता हो गया, अघात वर्ध्यता हो गया और एक भंगुर, ये तीनों ही गुण है। अघात वर्धन्य और तन्य किसमें, धातु में पाया जाता है, लेकिन भंगुर धातुओं में नहीं पाया जाता है। क्योंकि भंगुर में क्या है, टूट के छोटे छोटे, जैसे कांच को गिराने पर वे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो वो क्या है, भंगुर प्रकृति का। फिर नया गुण आता है, तीसरा है सोनेरस होती है, अर्थात धात्विकता। अर्थात जब धातुओं को किसी वस्तु से मारा जाए या टकराया जाए तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे किसी, हम उदाहरण के लिए घर में जब कभी कभार बर्तन गिर जाते हैं फर्श पर, तो उसकी आवाज़ क्या आती है, जैसे थाली गिरती है तो उसकी आवाज़ आती है टन करके आवाज़ आती है। और वो टन करके जो एक विशेष प्रकार की आवाज़ आती है, वो आवाज़ क्या है, ध्वनिकता या सोनेरस। ये गुण सिर्फ धातु में पाया जाता है। अगर हम लकड़ी को नीचे गिरा के देखें तो उसकी आवाज़ क्या आएगी, वहीं पे ही रुक जाएगी। तो वो सोनेरस का गुण नहीं है। किन में नहीं है, ए धातुओं के अंदर। ए धातुओं के अंदर और कौन सा गुण है, धातु क्या है, उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। लेकिन ए धातु क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। उदाहरण के लिए सोना, लोहा इत्यादि क्या है, धातु हैं। और ए धातु ऑक्सीजन और फास्फोरस। अब इसके उप धातु के बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये इसके उदाहरण हैं। हम कुछ और देख लेते हैं। धातुओं के अंदर धातुओं की क्या है, गलनांक उच्च होते हैं। गलनांक हमने पिछले फर्स्ट वीडियो में देखा था कि वे गुण या वे ताप जिसमें ठोस को द्रव में बदला जाए, उस ताप को क्या कहते हैं, गलनांक। अब वो गलनांक धातुओं क्या होते हैं, उच्च होते हैं, बहुत अधिक होता है। और ए धातुओं के गलनांक निम्न होते हैं। कुछ अपवाद हैं जो हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। मिश्रण और यौगिक, मिश्रण और यौगिक के भी यहाँ पे अंतर दिए हुए सारणी के अंदर, तो वो देखते हैं। सबसे पहले मिश्रण और यौगिक। मिश्रण के अंदर क्या होता है, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, कोई नया पदार्थ बनाने के लिए नहीं मिलते, और नए ही कोई नया पदार्थ बनता है। और यौगिक के अंदर क्या होते हैं, एक पदार्थ के करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो स्पष्ट लिखा हुआ है सरल भाषा में कि तत्व और यौगिक क्या करते हैं, जब मिलते हैं तो मिश्रण बनता है। और वो क्या है, कोई नया पदार्थ बनाने के लिए नहीं होता है। जब वो मिलते हैं तो उनके क्या है, खुद के गुण रहते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि चीनी और कुछ मिट्टी के कण हैं, दोनों को मिलाते हैं तो इनके अगर गुण हैं वो अलग अलग ही रहेंगे। ऐसे नहीं कि दोनों मिलाने के बाद कोई नया पदार्थ बन गया और उनके गुण भी अलग हैं। तो ये कैसे रहेंगे, उनके सेम गुण रहेंगे। अगला है इसके अंदर कि किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते, संगठन परिवर्तन करते हैं। और इसमें क्या है, इसमें अपने नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। इसके अंदर कि नया पदार्थ का संगठन भी होता है और अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ही साथ में मिलते हैं। दोनों में क्या अंतर है कि जैसे इसमें कोई नया पदार्थ तो बनता नहीं है, तो सिर्फ संगठन परिवर्तन होता है। उनकी जो बॉन्डिंग होती है बीच में, वो बॉन्डिंग में क्या है, परिवर्तन होता है सिर्फ। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण भी होता है और नए संगठन सदैव स्थायी होता है। स्थायी होता है। स्थायी का मतलब ऐसे नहीं है कि वापिस वो टूट के
उत्पाद से क्रिया कारक में बदल जाए। और ये बदलता क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपने द्रव्यमान के अनुसार किसी निश्चित अनुपात में साथ मिलते हैं। तो उनके जो अनुपात है वो उसी के हिसाब से मिलते हैं और नया पदार्थ बनते हैं। और नया पदार्थ बनने के बाद में उत्पाद और क्रिया कारक दोनों के अंदर बहुत अंतर रह जाता है उन गुणधर्मों में। फिर ये मिश्रण में उपस्थित संगठन अपने गुण धर्मों को दर्शाते हैं। मैंने पहले बता दिया कि वो चीनी और जो मिट्टी के कण हैं वो क्या है, अपने गुण मिलने के बाद में भी दर्शाते रहेंगे। लेकिन इसमें जब कोई दो पदार्थ मिलते हैं तो फिर क्या है, वो जो मिलने से पहले जो पदार्थ थे उनके जो गुण थे वो नहीं दर्शाते, फिर नए ही गुण दर्शाते हैं। इसमें है संगठकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, कुछ विधियां हैं। लेकिन इसमें अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रासायनिक कुछ अभिक्रियाएं करवानी पड़ेगी या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही इनको अलग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इसमें मिश्रण का है लोहा तथा गंधक का मिश्रण, और इस यौगिक के अंदर है गंधक तथा लोहा आपस में क्रिया करके आयरन सल्फाइड बनाते हैं। तो ये मिश्रण और यौगिक के कुछ अंतर हो गए हैं। सेशन के अंत में फिर से देखते हैं कि ठोस, द्रव, गैस ये पदार्थ की तीनों अवस्था दी हुई है और पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के अंदर तत्व और यौगिक दिए हुए हैं। तत्व को सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन यौगिक को किया जा सकता है विभाजित। किसके द्वारा? रासायनिक या विद्युत प्रक्रियाओं के द्वारा। किस में विभाजित किया जा सकता है? तत्वों में विभाजित किया जा सकता है यौगिक को। कह सकते हैं कि तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा आदि क्या है? तत्व के उदाहरण हैं। और यौगिक के हैं उदाहरण मीथेन, जल, चीनी, नमक, जैसे H2O, CH4, ये क्या है? यौगिक हैं। और अगर जो हाइड्रोजन अकेला या ऑक्सीजन, ये मिलके क्या बनाते हैं? ये होते हैं तत्व। फिर आता है मिश्रण को दो भागों में विभाजित किया गया है, कोई इनमें नियत संगठन नहीं होता है, जैसे समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जैसे जल और जल के अंदर चीनी, जल के अंदर नमक, और विषमांगी जैसे चीनी और मिट्टी के कण। उदाहरण के लिए दिए हुए समांगी मिश्रण, उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर, जल तथा एल्कोहल। विषमांगी के अंदर उदाहरण के लिए बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल में जल आदि। ये किसके हैं? विषमांगी मिश्रण हैं। ये लेसन होता है पूरा। अगर आपको ये लेसन समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।